दोस्तों नमस्कार। आज हम समावेशी विकास पर चर्चा करेंगे, इंक्लूसिव ग्रोथ पे। क्योंकि यह टॉपिक इसलिए महत्वपूर्ण है कि बजट 2022-23 में इसके बजट के मुख्य शीर्षकों में समावेशी विकास भी शामिल था। इसलिए हम इसको लिए हैं। हो सकता है क्वेश्चन आ जाए बिहार से जोड़कर, तो हम सारे एस्पेक्ट को देखेंगे। उससे पहले दोस्तों, यदि 67 बीपीएससी मेंस के जीएस पेपर 1 और 2 में हाईएस्ट मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। टीम जीसीएस आईएएस का 95 वीडियो और पीडीएफ को ही बार बार अगर आप पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, लगभग 3500 के आसपास पॉइंट है उसमें, वर्ड मीनिंग जैसा पॉइंट। अगर आप रट लेते हैं, 3 महीना टाइम है, अगर रट लेते हैं, जीएस में हाईएस्ट मार्क्स आएगा और आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो अगर बैच ज्वाइन करना है तो 83 73 98 39 95 पे संपर्क करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, इसका चार्ज 3000 है। दोस्तों, हम समावेशी विकास पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले जानना जरूरी है कि समावेशी विकास क्या होता है, इसकी भूमिका कैसे लिखेंगे। आर्थिक विकास के मुख्य धारा में सबको जोड़ना, जिससे आर्थिक विकास के लाभों से सभी लोग समान रूप से लाभान्वित हो, कोई छूट न जाए, समावेशी विकास कहते हैं। पीडीएफ में लिखा होगा, आप देख लीजिएगा। समावेशी विकास की धारणा मुख्य रूप से सभी को, विशेष रूप से गरीब और कमजोर तबकों को विकास के मुख्य धारा में जोड़ने से संबंधित है। यानी समावेशी विकास माने सबका विकास, लेकिन सबका विकास के साथ उन लोगों का अधिक विकास जो विशेष रूप से पिछड़ा है, जो विशेष रूप से सामाजिक आर्थिक मानदंडों पे डिप्रेशन में जो है, अभाव में जीवन जी रहा है, उसको आप मुख्य धारा में आपको जोड़ना होगा। समावेशी विकास में यही होती है कि सभी क्षेत्रों, सभी वर्गों, सभी लोगों का विकास, लेकिन जो लोग पीछे छूट चुका है विकास की मुख्य धारा से, जो विकास की मुख्य धारा में अभी नहीं जुड़ा है, उसको भी तो जोड़ना होगा। अब गांव में आप देखते होंगे बहुत सारे लोग गरीब होंगे, सामाजिक आर्थिक स्थिति बहुत खराब होगा, उनको विकास का लाभ नहीं मिला है। तो समावेशी विकास यही कहता है कि जो सबसे विकास सभी का हो, लेकिन उसमें भी जो सबसे कमजोर है उनको जो है जोड़ा जाए। अब भारत में शुरू से ही सामाजिक विकास है। अब जो विभिन्न प्रकार की आरक्षण की पॉलिसी लाई गई है, आरक्षण चाहे पंचायतों में आरक्षण हो या सरकारी नौकरी में आरक्षण हो, ये मुख्य धारा में लाने के लिए ही किया गया है। तो हम उस पर चर्चा आगे करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे तो आप समावेशी विकास समझ गए होंगे, यानी सबका विकास, लेकिन उन वर्गों का अधिक विकास जो विकास के प्रक्रिया से, विकास के लाभों से वंचित है, उनको जो है विशेष रूप से विकास के लाभों से, विकास की प्रक्रिया से जोड़ा जाता है। अब हम लोग देखेंगे समावेशी विकास की धारणा का उत्पत्ति कैसे हुआ। देखिए, सामाजिक न्याय और सामाजिक विकास कई लोग जो है एक दूसरे के संदर्भ में प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन तकनीकी रूप से दोनों अलग अलग है। आपको उतना जानने की जरूरत नहीं है, काम से काम रखिए। उसके बाद हम लोग जो है 2007 में, सबसे पहले 2007 में समावेशी विकास चर्चा में आया था। 2007 एशियन डेवलपमेंट बैंक के एक सम्मेलन जो है, फोरम ऑन इंक्लूसिव ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन में इसकी चर्चा की गई थी 2007 में। उसके बाद 11वीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र के उप शीर्षक था, लक्ष्य था तीव्र समावेशी विकास। फिर 12वीं पंचवर्षीय योजना में भी तीव्रता, धारणीय और तीव्र समावेशी विकास जो है शीर्षक रहा है। उसमें धारणीय सतत विकास भी था और तीव्र समावेशी विकास भी था। उसके बाद बजट 22-23 में 4 प्राथमिकताओं पर जोर दिया गया था 2022-23 के बजट में। उसमें एक समावेशी विकास भी था। हम उसी से प्रेरित होकर यह टॉपिक कवर कर रहे हैं इकोनॉमिक्स में, अदरवाइज हम आगे देखते हैं। तो यह स्थिति था जिसका विकास इस तरीके से हुआ है। अब हम लोग देखेंगे समावेशी विकास के क्या पहलू है। समावेशी विकास के 3 पहलू है। पहला पहलू है आर्थिक विकास की ऊंची वृद्धि दर। जैसा कि आप जानते होंगे, आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि दोनों में अंतर है।
आर्थिक समृद्धि में क्या होता है, लोगों के वस्तुओं और सेवाओं के अधिक से उत्पादन को बढ़ावा दिया जाता है। यानी आर्थिक समृद्धि मुख्य रूप से आय से संबंधित है। आय सृजन, आर्थिक समृद्धि से आय का सृजन होता है, इनकम का विस्तार होता है। लेकिन आर्थिक विकास में क्या होता है, इनकम में विस्तार के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार होनी चाहिए, यानी सामाजिक आर्थिक विकास भी होनी चाहिए। तो यहाँ क्या कहता है कि आर्थिक विकास की ऊंची दर यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा, पेयजल, इस सब में भी सुधार हो, आय बढ़े, तो इसका लाभ जो है सभी को मिले। अब देखिए शिक्षा का लाभ आप देखेंगे, हम मान लीजिए आर्थिक समृद्धि है, आर्थिक समृद्धि क्या हो गया, उसमें आय भी शामिल है। हम एक ग्राफ बनाएंगे यहाँ आर्थिक विकास में क्या है, आय भी है, शिक्षा भी है, स्वास्थ्य भी है, आवास भी है, पेयजल भी है, ये सारे मान लीजिए, पोषण भी है। तो कहना है समावेशी विकास में कहता है आर्थिक विकास में आय के साथ साथ इसका जो लाभ हो रहा है, जिस आय से ये सभी वर्गों का जो है इसका बंटवारा होनी चाहिए सभी लोगों में। लेकिन अगर आप भारत में देखेंगे या बिहार में देखेंगे तो इसका बंटवारा नहीं है। किसी के पास खाने के लिए जो है अथाह है, तो कोई भूखे, कोई जो है दो दिन के खाना नहीं है, किसी के पास जो है अभाव, कोई कुछ जो है अभाव के जीवन जी रहा है। उसी तरीके से किसी के पास जो है पचमंजिला है, तो किसी के पास जो है कच्ची मकान है, मिट्टी का मकान है, हालांकि अब तो दूर हो गया है। इसके बाद किसी के पास जो है बिस्लरी का बोतल पीता है, तो कोई जो है प्रदूषित पानी के लिए विवश है। भारत के अलग अलग राज्यों में आपको यह स्थिति होगा, ठीक बिहार की स्थिति भी इसी तरीके की है। तो यहाँ आर्थिक विकास की ऊंची दर जो है, यानी आय के साथ साथ शिक्षा का विस्तार हो रहा है, स्वास्थ्य का विस्तार हो रहा है, पेयजल का विस्तार हो रहा है, जीवन की, उसके बाद जो है पोषण का विस्तार हो रहा है, खाद्य सुरक्षा का विस्तार हो रहा है। तो इसका लाभ जो है इसका बंटवारा होना चाहिए सभी लोगों में, और जो सबसे कमजोर लोग हैं उसको विशेष रूप से मिलना चाहिए। और वित्तीय समावेशन कहता है कि इस लाभ का बंटवारा जो है वित्तीय समावेशन से ही है, यानी बैंकिंग सिस्टम के माध्यम से ही होगा, यानी यही है। अब देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास की राशि जो है सीधे सीधे लाभुकों के खातों में जाता है। उससे पहले क्या होता है, दलालों के हाथों में जाता था। लेकिन अब वित्तीय समावेशन के तहत आर्थिक विकास का जो लाभ है, अब बच्चों की छात्रवृत्ति का राशि, तो बच्चों की छात्रवृत्ति का राशि सीधे सीधे बच्चों के खाता में जाता है। तो आर्थिक विकास का लाभ सीधे सीधे वित्तीय समावेशन के माध्यम से, यानी बैंकिंग व्यवस्था के माध्यम से सीधे सीधे उसके खातों में जा रहा है। आर्थिक विकास का लाभ, वेतन के पैसा सीधे जो है खाता में जा रहा है। तो आप समझ गए होंगे वित्तीय समावेशन यानी आर्थिक विकास से जो लाभ प्राप्त होता है उसका बंटवारा, और बंटवारा सभी लोगों में होनी चाहिए। यह बंटवारा सभी लोगों में कैसे जाएगा, वह माध्यम होगा वित्तीय समावेशन, यानी बैंकिंग तंत्र के माध्यम से। तो आप देखते होंगे डीबीटी योजना के तहत जो है बहुत सारी योजनाओं की राशि, छात्रवृत्ति हो, पेंशन हो, मातृत्व लाभ हो, पोशाक योजना की राशि, सब लाभार्थियों के खाते में जाता है। तो यह समावेशी विकास है। भारत में इस पर बड़े पैमाने पर इस पर जोर दिया गया है। और आप सामने में हैं, महिलाएं अगर इस बैच में हैं, तो चूँकि जिस साइंस में तो बड़े पैमाने पर विश्वास करने वाले लोग अलग अलग रहते हैं, तो जो सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना है उसकी राशि आप लोगों को 50,000 सीधे आपके बैंक खाते में जा रहा है। ये आर्थिक विकास का लाभ है। देख रहे हैं, डायरेक्ट आपको लाभ मिल रहा है, इसमें आपको कोई दुराय नहीं है। तो यही स्थिति है। आप समझ गए होंगे आर्थिक विकास, समावेशी विकास के 3 पहलू। अब हम लोग समावेशी विकास की आवश्यकता पर चर्चा करेंगे। आखिर आवश्यकता क्यों है? तो देखिए, समावेशी विकास की आवश्यकता कई कारणों से है। सबसे पहला जो है असमानता पर चोट। आप जैसा कि देखते होंगे कि भारत में असमानता जो है, विश्व असमानता रिपोर्ट के अनुसार आप देखेंगे तो भारत सर्वाधिक असमानता वाले देशों में है। इस देश के
1% लोगों के पास इस देश की 22% संपत्ति है। विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 के अनुसार बोल रहे हैं। इस देश के 50 सबसे निचले तबके के पास, यानी जनसंख्या के सबसे निचले 50% लोगों के पास मात्र 13% संपत्ति है। कितनी बड़ी असमानता है आप देख सकते हैं। इस देश के 10% लोगों के पास इस देश के कुल आय का 57% है। ये तो विश्व असमानता रिपोर्ट की बात बता रहे हैं। अब हम प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी भारत असमानता स्थिति रिपोर्ट के अनुसार इस देश के 1% लोगों के पास 6 से 7% आमदनी है। इस देश के 10% लोगों के पास जो है 1/3 देश का आय है। मात्र इस देश में कुल कामगारों का मात्र 10% ही ऐसे है जिसका वेतन 25,000 या उससे ऊपर है। तो यह भयावह चित्र है। इसके अलावा बिहार का आय जो है, प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से का मात्र 1/3 है और बिहार की स्थिति भी भयावह है। पटना की आय, पटना जिला की सकल घरेलू उत्पाद शिवहर जिला के सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में 7 गुना, अब देख रहे हैं 7 गुना अंतर है, 7 गुना ज़्यादा है। बिहार के विभिन्न जिलों में शिक्षा, स्वास्थ्य, वही साक्षरता, पोषण, पेयजल, आवास, इसके मामले में स्वास्थ्य सुविधाओं में भारी असमानता व्याप्त है। ठीक उसी तरीके से नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक में मोस्टली सूचकांक में केरल, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र ये सब अग्रणीय, गोवा ये सब आगे रहता है। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश जो बीमारू राज्य है, इसकी स्थिति जो है खराब रहती है। बड़े पैमाने पर प्रति व्यक्ति आय में भी, अब देश में साक्षरता दर में भी देखिएगा तो बिहार की साक्षरता दर, केरल की साक्षरता दर, उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर, महाराष्ट्र की साक्षरता दर काफ़ी अंतर्व्याप्त है। नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक भी देख लीजिए, नीति आयोग के शिक्षा, उसके बाद जो है शिक्षा रिपोर्ट देख लीजिए शिक्षा मंत्रालय का, तो अलग अलग जो है सामाजिक आर्थिक विकास के मानदंडों पे भारत में घोर असमानता व्याप्त है। और यही नहीं, विभिन्न क्षेत्रों के बीच भी है, अब विभिन्न व्यक्तियों के बीच है। बिहार के किसान की आय और पंजाब के किसानों की आय में काफ़ी अंतर है। और यही नहीं, समाज के विभिन्न तबकों के बीच भी असमानता है। तो समावेशी विकास होगा तो निश्चित रूप से क्या होगा, जो असमानता है उस पर चोट होगा। उसके बाद एक चीज़ याद रखिएगा, आर्थिक समृद्धि का लाभ जो होता है वह जो है आर्थिक समृद्धि का लाभ होता है, लाभों का वितरण जो होता है वह रोजगार के माध्यम से होता है। यानी रोजगार ही एक ऐसा माध्यम है जो आर्थिक समृद्धि के लाभ जो है लोगों तक जो है पहुंचाता है। क्योंकि जब उत्पादन होगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, क्योंकि उत्पादन के दौरान लोगों को रोजगार मिलता है। क्योंकि उत्पादन प्रक्रिया में लोग काम करते हैं, काम करने के दौरान जो रोजगार, जो आय प्राप्त होगा वही आर्थिक समृद्धि का लाभ होगा। तो आय जो है उद्योगपतियों को प्राप्त होगा, कामगारों को प्राप्त होगा और सरकारों को भी प्राप्त होता है। लाभ है आर्थिक समृद्धि का, यानी आर्थिक समृद्धि का लाभ जो है रोजगार के माध्यम से लोगों तक जो है पहुंचता है। दूसरा है संवैधानिक दायित्व। जैसा कि जानते हैं कि भारत के संविधान के नीति निर्देशक तत्व में जो है 36 से 51 है, भाग 4 है, अनुच्छेद 36 से 51 में जो है सामाजिक आर्थिक विकास के लिए राज्य को अपनी नीतियों बनाने में इसको लागू करने का आदेश देता है, निर्देश देता है। और राज्य के निधि तत्व जो है सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। इस समावेशी विकास की ही स्थापना करता है। समाज के विभिन्न तबकों के विकास उत्थान के लिए जो है राज्य को आदेश देता है कि अपनी नीतियों के निर्माण में इन सारे अनुच्छेदों में जो निहित प्रावधान है उसको लागू करने का प्रयास करेगा। तो इससे क्या होगा कि समाज से भी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि संवैधानिक दायित्व है सरकार की। उसके बाद प्रियम्बल में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई है, इसके लिए भी जरूरी है। और सतत विकास लक्ष्य 2030 की प्राप्ति के लिए भी जो है सामाजिक, आर्थिक, चूँकि भूख की समाप्ति, गरीबी की समाप्ति, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छ ऊर्जा, ये सब है ना, तो इस सब की प्राप्ति के लिए भी जरूरी है। इसके अलावा अब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग 132 है 2022 के अनुसार। 2021 में 22 रिपोर्ट आया है। उसके बाद ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में
136 रैंकिंग है भारत की। MPI में रैंकिंग जो है खराब है भारत की। तो इन सब समावेशी विकासों का इस समय रैंकिंग का सुधार होगा और आर्थिक समृद्धि को, और इससे क्या होगा, समावेशी विकास होगा तो आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। अब आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा कैसे मिलेगा, तो अधिक से अधिक लोगों के जीवन स्तर में बदलाव होगा। तो लोग साबुन खरीदेंगे, कपड़ा खरीदेंगे, जूता खरीदेंगे। आप ही SDM बन जाइएगा, कल होगा कार खरीदिएगा, 2 दर्जन 24 को जूता रखिएगा, 24 को शर्ट रखिएगा, हर दिन में 5 बार कपड़ा बदलिएगा, दिन में 5 बार कपड़ा बदलिएगा, 1 दर्जन जो है जूता रखिएगा, चप्पल रहेगा, तरह तरह के जो है। तो गरीब लोगों की बात बता रहे हैं, आप लोग तो अमीर होंगे अब मई में। तो जो कमजोर तबके के लोग हैं, जो विकास की मुख्य धारा से वंचित है, अगर उनको उत्थान करेंगे, उनके जीवन स्तर में बदलाव होगा, तो क्या करेंगे, साबुन, तेल, जूता, चप्पल, कपड़ा, जो भोग वस्तु है इसका कंजप्शन करेंगे। कंजप्शन करेंगे तो इसकी मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो आर्थिक समृद्धि होगी। क्योंकि आर्थिक समृद्धि का परिभाषा ही आर्थिक समृद्धि उत्पादन में विस्तार को ही कहते हैं। वस्तु और सेवाओं के अधिक उत्पादन को ही आर्थिक समृद्धि कहते हैं। सरल शब्दों में याद रखिएगा, मूल्यवर्धन होता है। तो यह स्थिति है। उसके बाद जनसंख्या स्थिरता, समावेशी विकास होगा, मानव विकास होगा, लोगों की सामाजिक आर्थिक उत्थान होगा, महिलाओं का सशक्तिकरण होगा। तो जनसंख्या स्थिरता का लक्ष्य आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। महिला शिक्षित होगी तो कम बच्चे चाहेंगी। स्वास्थ्य शिक्षा के अच्छा स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति अच्छी होगी, मृत्यु दर में गिरावट आएगा। लोग छोटे परिवार के फायदे से जो है परिचित होंगे, छोटे परिवार के प्रति जो है लोगों में चेतना पैदा होगा। तो इससे जनसंख्या का भी नियंत्रण होगा। तो यह स्थिति है, इसकी आवश्यकता जो है। इसलिए तो जनसंख्या नियंत्रण के लिए भी सामाजिक आर्थिक विकास, बहुसमावेशी विकास बहुत जरूरी है। इसका लाभ भी आ जाएगा। तो आप इसी पॉइंट को लिखिएगा, समझ रहे हैं, घुमाकर। और इसमें भी लिख सकते हैं आवश्यकता। और क्योंकि हम सकारात्मक आंसर लिए हैं, हम निगेटिव आंसर की ओर नहीं जा रहे हैं। निगेटिव आंसर में मार्क्स कटता नहीं मिलता है। अब हम लोग समावेशी विकास कैसे स्थापित किया जा सकता है, तो समावेशी विकास के लिए सबसे पहले रोजगार की व्यवस्था होगा। अब रोजगार ही वह माध्यम है जो आर्थिक समृद्धि का लाभ सीधे सीधे लोगों तक पहुंचता है। क्योंकि आप एक चीज बताइए, देश में उत्पादन हो रहा है, वस्तु सेवाओं का उत्पादन हो रहा है, आर्थिक समृद्धि हो रही है, लेकिन आपको लाभ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आप रोजगार में नहीं हैं। रोजगार में रहेंगे, उस उत्पादन कार्यों में आप हिस्सा लेंगे, तब तो आपकी आय बढ़ेगी। जब तक आपकी आय नहीं बढ़ेगी तो आपको लाभ कहाँ मिल रहा है? तो अभी तो आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो उत्पादन प्रक्रिया में जो भी लोग भी शामिल है, उसकी आय बढ़ेगी। जो आय जो बढ़ता है वही तो लाभ है। तो रोजगार ही एक ऐसा माध्यम है जो आर्थिक समृद्धि के लाभों को लोगों तक पहुंचाता है। अब रोजगार नहीं रहेगा तो आर्थिक समृद्धि का लाभ जो है क्यों मिलेगा? तो बेरोजगारी के लोग को लेकर देश में जो हो हल्ला चल रहा है, आप समझ सकते हैं। उसके बाद आधारभूत आवश्यक वस्तुओं की सभी तक पहुंच, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, पोषण हो, आवास हो, इस पेयजल हो, सामाजिक सुरक्षा हो, ये सब तक सभी लोगों तक इसकी पहुंच होनी चाहिए। दूसरा, ST, SC, ST, OBC, EWS, महिला, बच्चे, बुजुर्ग, सभी का कल्याण जो है, सभी का जो है कल्याण होना चाहिए। सामाजिक आर्थिक विकास होना चाहिए। अब देख रहे हैं, अब इसी के कल्याण के लिए आप देख रहे हैं आरक्षण दिया गया है। बिहार सरकार देखिए 35% आरक्षण सभी सरकारी नौकरियों में, पंचायती राज्यों में 50% आरक्षण, शिक्षकों की नियुक्ति में आरक्षण। देख रहे हैं ना, महिलाओं को उत्थान के लिए, सिविल सेवा में आने के लिए सिविल सेवा प्रोत्साहन भी मिल रहा है, 50,000 रुपया। IAS केंद्रीय सिविल सेवा के लिए 1 लाख रुपया मिल रहा है PT पास करने पे। इंजीनियरिंग कॉलेज में 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। बसों में सीटों का जो है रिजर्वेशन किया जाता है। अब देख रहे हैं ना, बसों में भी 60 दिया जाता है महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं की जो है सशक्तिकरण के लिए।
मातृत्व लाभ दिए जाते हैं, कार्यस्थल पर जो है उपयुक्त व्यवस्था की जाती है महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए जो है पोषण से जुड़े हुए ICDS कार्यक्रम है, खास सुरक्षा है, मनोरंजन के लिए खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए तमाम ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं। सामाजिक आर्थिक SC ST OBC जो सभी वर्गों के लिए। उसके बाद आधारभूत सुविधा पेयजल के लिए आपको स्कीम चल रहा है, जल जीवन मिशन देख रहे हैं, हर घर नल जल बिहार सरकार का देख रहे हैं। तो आवास के प्रधानमंत्री आवास चल रहा है, रोजगार की मनरेगा चल रहा है, खास सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय खास सुरक्षा अधिनियम, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चल रहा है, मुफ्त में अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। उसके बाद जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास। अब देखिए जगह जगह सरकारी अस्पताल आप देखे होंगे, एम्स जैसे बड़े अस्पताल है, बिहार सरकार हर जिला में जिला अस्पताल है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अनुमंडल में अनुमंडल अस्पताल है, पंचायतों में डॉक्टर बैठता है, उप स्वास्थ्य केंद्र है, जाल बना हुआ। इसके PMCH जो है एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, PMCH को 5,000 से ऊपर बेड का। स्वास्थ्य, आवास, खास सुरक्षा, कृषि एवं ग्रामीण, चूँकि जैसा कि कृषि और ग्रामीण विकास नहीं सुनिश्चित किया जाएगा तो लोग, चूँकि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या, सबसे अधिक लोग जो है कृषि क्षेत्र से रोजगार प्राप्त करते हैं, जैसा कि पहले ही होंगे। बिहार में 49.2%, भारत में 45.6%। श्रम शक्ति कृषि से रोजगार प्राप्त करता है। तो कृषि और ग्रामीण विकास को सुनिश्चित नहीं कीजिएगा तो लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, तो कृषि समृद्धि से जो लाभ होगा वो लोगों को नहीं पहुँच पाएगा। वित्तीय समावेशन के प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की गई है, 44 लाख से ऊपर खाता खोले गए हैं, 44 लाख से ज़्यादा, 44 करोड़, हाँ 44 करोड़, जो 38 करोड़, हाँ 44 करोड़ से ऊपर खाता खोले गए हैं। मूल स्तर में वृद्धि, महंगाई से को काबू करने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। तो इस सारे का व्यवस्था जो है सरकार कर रही है, और इस सब के लिए सरकार हम बढ़ा दिए हैं। मानव विकास में जो प्रयास हम बढ़ाए हैं सरकार का या बिहार सरकार का, उस सबको आपको लिखना है, सबको लिखना है, उस सब का पॉइंट यही होगा। बाकी हम तो बता ही दिए हैं सब में, तो उसको लिखिएगा। अब हम लोग चर्चा अच्छा, समावेशी विकास के मार्ग में भारत की चुनौती या बिहार की चुनौती में वही होगा जो मानव विकास की चुनौती होगा। तो आप मानव विकास के PDF से लिख लीजिएगा, हम इस सबको पढ़ा चुके हैं, तो आपको वहाँ से चलना है। हम उसके बाद अब देखिए समावेशी विकास में राज्य की क्या भूमिका है। तो जैसा कि जानते हो कि राज्य की भूमिका क्या है। सबसे पहले राज्य की भूमिका देखेंगे आर्थिक आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराने में। देखिए बाजार प्रणाली में जो है, बाजार प्रणाली लाभ के लिए काम करता है, यानी निजी क्षेत्र जो है लाभ के लिए, उसको जो है गरीबी दूर करने से, किसी को शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने से, स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने से, पेयजल उपलब्ध कराने से निजी क्षेत्र यानी बाजार व्यवस्था वह काम नहीं करता है। बाजार व्यवस्था मुख्य रूप से लाभ के लिए काम करता है, समझ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार को बुनियादी सुविधा जो है, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, पेयजल हो, भोजन हो, इसके लिए तो व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। तो आधारभूत सुविधाओं की उपलब्ध कराने में सरकार की भूमिका है। चूँकि बाजार प्रणाली लाभ के लिए काम करता है, वह इस सुविधा को उपलब्ध कराने में दिलचस्पी नहीं रखता है। यह मुनाफा का व्यवसाय नहीं है, यह नुकसान का व्यवसाय है। अच्छा, बाजार प्रणाली ये निजी क्षेत्र उन लोगों को सहायता नहीं कर सकता है जो अपने से जो है अच्छा नहीं कर सकते हैं। इसलिए राज्य, मान लीजिए कोई डिसेबल व्यक्ति है, तो जो निजी उद्यमी है, निजी कंपनी है, उसको कोई मतलब नहीं है कि हम उस व्यक्ति को जो है भोजन की व्यवस्था करें, सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था करें, खान पान की व्यवस्था करें, उसको कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ये कंपनी के गेट के, कारखाना के गेट के बाहर जो है भिखारी, मतलब बेगर जो है, बड़े पैमाने पर अभावग्रस्त लोग जो है रहते हैं, लेकिन उसको कंपनी, एक तो कारखाने के अंदर जो है अरबों करोड़ों का जो है लेन देन होता है, मुनाफा होता है, लेकिन कारखाना के बाहर जो है ऐसे ही लोग जो है अभावग्रस्त जीवन जी रहे हैं, समझ रहे हैं, और कंपनी कोई ध्यान नहीं देता है। ऐसी स्थिति में सरकार को ही देखना होगा। तो उन लोगों की सहायता करना जो अपने से अच्छा नहीं कर सकता है। उसके बाद आर्थिक विकास के लाभों का वितरण में, अब देखिए निजी क्षेत्र के पास ऐसा, या बाजार प्रणाली के पास ऐसा कोई तंत्र नहीं है जो आर्थिक विकास का लाभों का
लाभ जो है सभी तक पहुंचा सके। सरकार ही एक ऐसी प्रणाली है जो आर्थिक विकास के लाभ जो है सभी तक पहुंचाता है। अब कैसे पहुंचाता है देखिए, उत्पादन, वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है, उससे सरकार को टैक्स मिलता है, सरकार को टैक्स मिलता है। उस टैक्स की राशि से सरकार क्या करता है, टैक्स की राशि से, या ओएनजीसी कंपनी ले लीजिए, स्टेट बैंक ले लीजिए, तो स्टेट बैंक जो मुनाफा कमाता है, जो सेवाओं का उत्पादन करता है वो मुनाफा कमाता है, या निजी क्षेत्र कोई वस्तु का उत्पादन करता है तो आय कमाता है, तो उस आय से सरकार को आयकर के रूप में, कॉर्पोरेट टैक्स के रूप में, विभिन्न प्रकार के शुल्क फीस के रूप में, या निजी सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनी है उसके मुनाफा के रूप में सरकार को आय मिलता है। आर्थिक विकास का लाभ सरकार को मिल गया आय के रूप में। अब इस लाभ का सरकार क्या करेगा, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, पेयजल पे, बुनियादी सुविधा पे, कृषि के विकास पर सरकार खर्च करती है। अब बुनियादी सुविधा का विकास होगा, निर्माण कार्य होगा, बड़े सड़क निर्माण होगा, फिर उसमें लोगों को रोजगार मिलेगा, उससे भी लोगों को आय मिलेगा। और सामाजिक आर्थिक, मान लीजिए गरीबी छात्रवृत्ति की योजना आपको मिल रहा है, 50,000 रुपये आप लोगों को मिला है, कहाँ से आया है, यह आर्थिक विकास का लाभ आपको मिला है। जिनको भी 50,000 मिल रहा है वो लाभ है आर्थिक विकास का, आर्थिक समृद्धि का लाभ है। क्योंकि सरकार कहाँ से पैसा लाएगा, सरकार तो टैक्स के रूप में लोगों से लेता है, और वही पैसा आप लोगों को टैक्स के रूप में कब सरकार को मिलेगा, जब वस्तु और सेवाओं की क्या होगा, उत्पादन होगा। और उत्पादन नहीं होगा तो सरकार का राजस्व, जीएसटी, अब कोविड आ गया था, सरकार के राजस्व सीधे घट गया था, राजकोषीय घाटा सीधे बढ़ गया था, ऋण लेकर सरकार पूरा कर रही थी। तो आप देख रहे होंगे, तो आर्थिक विकास के लाभों के वितरण में सरकार ही सुनिश्चित करती है। सरकार ही जो है, जो आर्थिक समृद्धि का जो लाभ होता है उसको शिक्षा के रूप में, स्वास्थ्य के रूप में, पेयजल के रूप में, पोषण, खाद्य सुरक्षा के रूप में लोगों तक पहुंचाती है। हालांकि निजी क्षेत्र नहीं कर सकता है। उसके बाद निजी क्षेत्र की सीमाएं, देखिए बाजार तंत्र की सीमाएं भी हैं, बाजार तंत्र की सीमाएं हैं, हम आगे देखेंगे। हाँ, राज्य जो है एक ऐसा, राज्य की भूमिका समावेशी विकास में ऐसा है कि राज्य एक ऐसा वातावरण का निर्माण कर सकता है जिसमें निजी क्षेत्र अधिक से अधिक वस्तु और सेवाओं का उत्पादन कर सके। क्योंकि राज्य एक एनवायरनमेंट बना सकता है जिसमें निजी क्षेत्र जो है अधिक से अधिक वस्तु और सेवाओं का उत्पादन कर सके। अब इसीलिए अभी भारत सरकार जो है विभिन्न प्रकार के आर्थिक सुधार, टैक्स सुधार हो, श्रम सुधार हो, कर रही है, बैंकिंग सुधार हो, मौद्रिक सुधार हो, और उसके बाद भूमि कानून में सुधार हो, कृषि सुधार हो, इस सब में सुधार कर रही है। चूँकि एक माहौल बना रही है सरकार, बेहतर माहौल, व्यापार को सरलीकरण, ऊर्जा क्षेत्र में सुधार हो। सरकार एक ऐसा एनवायरनमेंट तैयार कर रहा है जिसमें निजी क्षेत्र अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करे। और निजी क्षेत्र वस्तुओं को, सेवाओं का अधिक से अधिक उत्पादन करेगा तो एक तो क्या होगा, डायरेक्ट लोग को रोजगार मिलेगा। जो कंपनी, मान लीजिए किसान है, किसान के लिए अनुकूल दशा प्रदान किया गया है, तो किसान के खेत में काम करने में लोगों को रोजगार मिल रहा है। इसके अलावा मान लीजिए कोई चप्पल का फैक्ट्री है, कोई जूता का फैक्ट्री है, तो उससे आय प्राप्त होता है काम करने वाले लोगों को, और फिर जूता फैक्ट्री को जो मुनाफा होगा वो आयकर के रूप में सरकार को देगा, टैक्स के रूप में देगा। फिर उस पैसा से सरकार जो है गरीबी उन्मूलन पर खर्च करती है, रोजगार सृजन पर खर्च करती है। तो यह स्थिति है। तो राज्य की भूमिका हम देख लिए हैं। अब समावेशी विकास में निजी क्षेत्र की भूमिका, यानी बाजार प्रणाली की भूमिका। तो देखिए, बाजार प्रणाली की भूमिका आर्थिक समृद्धि को तेज करने में बहुत महत्वपूर्ण रहती है। चूँकि वस्तुओं और सेवाओं को, चूँकि बाजार प्रणाली लाभ के लिए काम करता है, निजी क्षेत्र लाभ के लिए काम करता है, उसको अधिक से अधिक मुनाफा चाहिए, तो अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के लिए वह क्या करेगा, अधिक से अधिक उत्पादन को बढ़ावा देगा। अधिक से अधिक उत्पादन होगा तो निश्चित रूप से क्या होगा, आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी, रोजगार सृजन। निजी क्षेत्र जो है, मान लीजिए किसान गेहूं का उत्पादन कर रहा है, उसे 5 लोगों को रोजगार दे रहा है, होटल वाला जो है 2 लोगों को रोजगार दे रहा है। तो निजी क्षेत्र रोजगार का भी सृजन करता है। निजी क्षेत्र से लोगों की जो आय, निजी क्षेत्र से आर्थिक समृद्धि का लाभ जो है, आर्थिक विकास का लाभ रोजगार के माध्यम से जाता है।
अब मान लीजिए कल होकर आप ही कोई फैक्ट्री स्थापित कर लिए, तो फैक्ट्री स्थापित करेंगे तो उसमें जो काम करने वाले लोग हैं उसको आप वेतन देंगे, विभिन्न प्रकार के सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था करेंगे, उसकी आय बढ़ेगी। तो निजी क्षेत्र लोगों को आय बढ़ाने में भी योगदान करता है रोजगार सृजन के माध्यम से। उसके बाद निजी क्षेत्र प्रतिस्पर्धा और नवाचार को बढ़ावा देता है। देखिए निजी क्षेत्र जो है लाभ के लिए काम करता है, वो हमेशा जो है इनोवेशन करता रहता है, हमेशा कि उत्पाद की गुणवत्ता में कैसे सुधार किया जा सके। अब मोबाइल आप देखते होंगे, हर समय जो मोबाइल हैंडसेट जो चेंज होता रहता है। कुछ दिन पहले हम मोबाइल लिए सैमसंग का, पता चलता है वो अब स्पीकर उसका ख़राब हो गया है, तो हम ही को फिर बदलना पड़ेगा। तो मोबाइल जो है मुश्किल से जो है साल भर ठीक से नहीं चल पाता है, यह स्थिति है। तो अब कंपनी हमेशा, अब देखिए जीन्स लेते होंगे, हमेशा नया नया जो है जीन्स आता है, हमेशा जो है नया नया चप्पल आता है, हमेशा नया नया जूता आप देखते होंगे बिल्कुल डिजाइन के, हमेशा नया नया फैन का डिजाइन देखते होंगे, फ्रिज का स्टाइल डिजाइन देखते होंगे। तो पर निजी क्षेत्र क्या करता है कि अर्थव्यवस्था में नवाचार को और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है। उसके बाद निजी क्षेत्र जो है वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की उपलब्धता बढ़ाती है, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के द्वारा उपलब्धता बढ़ाती है। मान लीजिए साबुन का उत्पादन कर रहा है, सरसों तेल साबुन का उत्पादन कर रहा है, डेयरी उत्पाद का उत्पादन कर रहा है डेयरी, उसके बाद जो है चप्पल, जूता, कपड़ा, फैन, इलेक्ट्रॉनिक वस्तु, इस सब का उत्पादन कर रहा है। तो वस्तु, अब मान लीजिए साबुन का उत्पादन नहीं करेगा, सर्फ का उत्पादन नहीं करेगा, कपड़ा का उत्पादन नहीं करेगा, जूता का उत्पादन नहीं करेगा, कैसे गरीबी दूर होगी, कैसे गरीबी दूर होगी। तो निजी क्षेत्र रहेगा तभी तो उत्पादन करता है। जूता का उत्पादन कर रहा है तो आप अलग अलग डिजाइन के जूता पहनते हैं, अलग डिजाइन के चप्पल पहनते हैं। तो वस्तु और सेवाओं का, अब मान लीजिए जो है हम ही है, हम एक छोटा सा कोचिंग चलाते हैं, छोटा सा कोचिंग चलाते हैं, तो हम भी वो उपलब्धता बढ़ा रहे हैं कि आप बीपीएससी मेंस की तैयारी मेरे यहाँ भी कीजिए, कर रहे हैं ना, आप मेरे यहाँ भी कीजिए। विकल्प हम भी दे रहे हैं, उपलब्धता बढ़ा रहे हैं, पढ़ाने का कर रहे हैं। और सरकार को राजस्व में योगदान देता है, क्योंकि टैक्स के रूप में निजी क्षेत्र जो है कॉर्पोरेट टैक्स हो, निगम कर हो, वह निगम कर, आयकर, जीएसटी, इस सब के रूप में सरकार को टैक्स देता है। इस टैक्स से सरकार सामाजिक आर्थिक विकास की योजनाओं पर खर्च करती है, इससे समावेशी विकास सुनिश्चित होती है। अब आपको क्या करना है, मानव विकास टॉपिक से हम ऐसे बोल दिए हैं जो मानव विकास की चुनौती है बिहार और भारत में, बस उसी पॉइंट को यहाँ लिख देना है। हेडिंग दिया गया है, पीडीएफ में है, आप वीडियो भी देख सकते हैं। तो हम अब आगे जो है दूसरे टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे।